नमस्कार विद्यार्थियों, हमने घर एकम के दूसरे दास के अंदर देखा था कि लेखक ने घर बेचने का निर्णय लिया है और फिर वह सोचते हैं कि क्यों न हम सपरिवार यह घर में फिर से रहने के लिए आए। लेखक अपने भाइयों समेत अपने परिवार के साथ, माँ के साथ फिर एक पुराने घर में रहने के लिए आते हैं। कई दिनों के बाद यह पुराना मकान फिर से खुलता है। लेखक गांव के एक व्यक्ति को यह घर दिखाने के लिए भी लाते हैं। लेखक घर खोलकर घर का पूरा दृश्य देखते हैं, बैठक पर बैठते हैं, दालान में बैठते हैं, खटिया में सोते हैं। उससे पुरानी सारी यादें ताजी हो जाती है। जब दीवार से सटक कर बैठते हैं तो दीवारें उसे कई प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। लेखक गमगीन हो जाते हैं, फिर भी मन में सोचते हैं कि यह मकान बेच दिया जाए तो इसमें से मिलने वाले पैसों से हम फिक्स करके और भी पैसा कमा सकते। लेखक को बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आती हैं। लेखक भावुक भी हो जाते हैं। लेखक ऐसे कमरे में जाते हैं कि जहां उसका जन्म हुआ था, उसके बच्चों का भी जन्म वहीं हुआ था। घर के बाहर के आंगन में बंधे हुए तोरण से उसकी बहन की शादी हुई थी। दीवार पर उसके दादा दादी की और पिताजी की अस्थियां लटक रही थी। नाद थी, गाय भैंस बैलों के रंभाने की आवाज उसको सुनाई देती थी। यह सारी बातें लेखक को टटोल रही थी। अंत में लेखक आगे चलते हुए कहते हैं कि बीच के खंड में जहां हम खाना खाते थे, तो बीच का एक जो खंड था कि जिस खंड में बैठकर हम खाना खाया करते थे, वहां से होकर फिर दालान में आता हूं और वही जगह से फिर मैं दालान में जहां मैं बैठा करता था वही स्थान पर मैं आता। माँ अकेली बैठी है और वही स्थान पर आकर देखता हूं तो मेरी माँ वहीं अकेली बैठी हुई। इस समय इधर उधर और सब इधर उधर है और इस समय घर के सारे सदस्य इधर उधर बिखरे हुए हैं। कहीं कहीं बैठा है, कोई दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई गांव में घूमने के लिए गया है। इसलिए सब लोग इधर उधर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और माँ अकेली बैठी हुई है। देखता हूं कि बूढ़ी माँ रो रही है। लेखक ने पास जाकर देखा तो बूढ़ी माँ क्या कर रही थी? रो रही थी। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। देखिए क्यों रो रही थी? माँ को कम दिखाई देता है। लेखक को पता है कि माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। माँ सुनती भी कम है, उसे दिखता भी कम है और सुनता भी कम है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि मानो कि वह दिन गिन रही हो, अब थोड़े दिनों की मेहमान हो। माँ अब काफी समय जिएगी नहीं। वैसी हालत में बूढ़ी माँ आंगन में बैठी रो रही। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या तू रो रही है माँ? लेखक कहता है मैं धीरे से माँ के पास गया और माँ से पूछा कि माँ आज यही तू क्यों रो रही है? ये रोने का कारण क्या है? और वह जोर से रो पड़ी और बेटे की बात सुनकर माँ जोर जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियां के बीच बोल पाई। वह हिचकियां भरकर रोती थी, सिसक सिसक कर रोती थी। इसलिए उसके मुख में से एक ही शब्द निकला कि यह घर, वास्तव में वह कहना चाहती है कि क्या यह घर तुम बेच देना चाहते हो? लेकिन उसके मुख में से आधे शब्द निकले। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, अवसान, मृत्यु,
आज माँ जो रो रही है उतना तो वह मेरे पिताजी की मृत्यु अवसान हुआ न उसी समय भी नहीं रोई थी, उतना माँ आज रो रही थी, उतना माँ उस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियां के बीच उसने कहा, यह घर में जी रही हूं तब तक मत निकालो। फिर रोती हुई हिचकियां भरती हुई एक एक शब्द जोड़कर माँ ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम यह घर बेचो, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम यह घर बेचने का निर्णय लो मत, यह घर बेचो मत। मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूं, कुछ दिनों का मेहमान मतलब थोड़े दिन नहीं जिंदा रहना। माँ कहती कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, कम सुनाई देता है, कम दिखाई भी देता है, अब मैं थोड़े दिनों की तो मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहे करना, फिर यह मकान तुम्हें रखना है तो रखो, बेच देना है तो बेच देना, फिर तुम्हारा जो जी चाहे वह करना, लेकिन जब तक मैं बैठी हूं तब तक तुम यह घर बेचो। परंतु माँ तूने ही तो कहा था, बड़े लड़के ने बताया, लेखक ने बताया कि माँ तूने तो कहा था कि घर बेचो, और तुम्हारे कहने के कारण तो हम यह घर बेचने का निर्णय लिया है, और अब तू रो रही है। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद क्या मैंने कहा होगा, लेकिन इस घर में वापस आने के बाद अब मेरा मन ना करता है, अब मेरी इच्छा नहीं होती कि हम घर निकाल दे। नहीं, इसे तुम मत बेचो, नहीं बेटा, इस घर को तुम बेचो मत। इसका रोना बंद नहीं हो रहा था, माँ का रोना बंद होता नहीं। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। माँ को रोते देखकर लेखक कहते हैं कि मेरा भी गला भराया, मैं भी बड़ा दुखी हुआ, लेकिन साथ साथ मुझे एक विशेष आनंद भी हुआ। देखिए, माता रोती है और बेटा कहता कि मुझे विशेष आनंद हुआ। हो सकता है ऐसा, लगा कि उसका हृदय अभी जीवन है, जीवन जिंदा। बेटे ने सोचा कि मेरी माँ का हृदय अभी जीवंत है, मेरी माँ का हृदय अभी जिंदा है, कि अभी सोच समझने की शक्ति मेरी माँ के अंदर जीवित है। उसे अभी जगत के जीवन में रुचि है, रुचि है रस, कि उसे अभी यह जीवन, यह जगत का जीवन है, वह जिंदगी जीने का रस है, जिंदगी जीने में अभी मेरी माँ को रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ इस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग है। हम तो सोच रहे थे कि माँ तो अब दिन गिन रही है, माँ तो माँ का इंतजार कर रही है, लेकिन माँ का रोना और इसी प्रकार बात बताना, यह सब सुनकर हम लोग भी चकित रह गए, और हमने सोच लिया कि माँ के दिल में अभी भी घर के प्रति ममता बंधी हुई। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। यह घर निकालने की बात निर्णय करने के बाद लेखक कहते कि मेरे मन में भी दुख तो हुआ था कि घर न बेचे, ऐसा मन में भाव तो हुआ था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठ गई। देखिए, कसक, कसक आगे समझाना, 30 पीड़ा, लेकिन मेरे दिल में भी एक प्रकार की कसक, एक प्रकार की पीड़ा उठ गई। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। यह निर्णय मेरा अकेले का नहीं था, माँ का भी निर्णय था और सभी भाइयों का भी निर्णय था, और सभी की सहमति से मैंने यह घर बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, इकरारनामा। क्या है? इकरारनामा, तो इसको बोलते हैं करारनामा। दस्तावेज करना या स्टैम्प पेपर पर लखान लिखना, यह घर बेचने का इकरारनामा, करारनामा भी हो चुका था।
लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बाहर निकलते ही मौन हो जाता था। लेकिन माँ जिस दिन रो पड़ी, माँ ने घर बेचने का निर्णय बदल दिया। उसी दिन से घर के हर एक व्यक्ति यह घर बेचने के खिलाफ हो गया था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। छोटा भाई गांव में गया था, एक व्यक्ति मकान खरीदने वाला व्यक्ति मिल गया था, इसलिए छोटा भाई मकान खरीदने वाले को अपने साथ लेकर आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्रित होकर मां के आसपास बैठ गए। घर के अन्य सदस्य थे, वे भी मां को मनाने के लिए मां के आसपास बैठ गए थे। पहले तो सब लोगों ने सोचा था कि मां की इच्छा नहीं है तो घर न बेचे, लेकिन फिर भी छोटा लड़का मकान खरीदने वाले को लेकर आता है। मां को समझाने का प्रयत्न करने लगे। सभी लोग मां को समझा रहे थे, मां को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इस घर के पैसों से तुम कहोगे वैसा ही। हम यही गांव में इनसे भी बढ़िया मकान, पक्का मकान बनाएंगे। यह मकान बेचेंगे और इसमें से जो पैसे मिलेंगे वही पैसों से हम बड़ा सुंदर मकान बनाएंगे। तुम कहोगे वैसा ही। मां ने कहा, मैं इस घर की 77 तक ईंटें चढ़ाई हैं। मां ने कहा कि तुम्हारे पिताजी और मैंने बड़ी मेहनत करके यह मकान बनाया है। मैंने खुद ऊंचाई तक ईंटें चढ़ाई हैं। तुम्हारे पिताजी गाड़ी में ईंट भर कर लाते थे, आंबा तालाब से मिट्टी खोदकर स्वयं लाते थे और हमने स्वयं अपनी मेहनत से यह मकान बनाया। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, उमंग, जोश, आनंद, कि तुम्हारे पिता ने कितना उमंग, उल्लास, जोश से यह मकान बनाया है। इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे तुम लोग महल बनाओ, परंतु यह घर तो। मां ने कहा कि मेरे मर जाने के बाद तुम चाहे महल बनाओ, बड़े से बड़े बंगला बनाओ, लेकिन मेरे जीते जी तुम यह मकान बेचो मत। परंतु यह तो घर है। हमने आगे भी बताया घर की व्याख्या क्या होती है। छोटा भाई समय की नजाकत, नजाकत मतलब सुकुमारता, क्या नजाकत, सुकुमारता, समय को पहचाना, समय को पहचान गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, अब मकान तो बेचना है। लेकिन मां को पता नहीं चले कि वह मकान बेचने वाले। लेकिन मां के लिए भी मकान कुछ और है और बेटों के लिए भी मकान कुछ और है। मां की इसके अंदर ममता जुड़ी हुई है, बेटों की नहीं। क्योंकि मां ने अपने पति के साथ मिलकर मकान बनाए, मेहनत से मकान बनाया, इसलिए मेहनत की कमाई हर हमेशा मीठी होती। इसलिए मां सुने नहीं। इसी प्रकार वह व्यक्ति को थोड़े दूर जाकर कहा कि भाई यह मकान हम बेचेंगे तो तुमको ही बेचेंगे, अभी थोड़े समय माटे रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि तुम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गए। और लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब सबकी छाती पर से एक प्रकार का पत्थर हट गया। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा मौका मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अब मां भी खुश थी और मां का हंसता हुआ चेहरा देखकर मानो घर भी हंस रहा था और सारा परिवार भी हंस रहा था। अदृष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ। अदृष्ट, अदृश्य, लुप्त, ये मां वे अदृश्य देवताएं के समान थी। इसे जिस प्रकार घर का देवता प्रसन्न होता है उसी प्रकार मां आज प्रसन्न दिख रही थी। तो मित्रों, ये घर एकदम हम यहां समाप्त करते हैं। देखिए इसके विकल्प के बारे में देखें तो मैं बताता हूं कि उत्तर विकल्पों के साथ भरिए। लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया
तो इसका उत्तर है पुश्तैनी। बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था? तो जर्जरित। लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहां से चिकनी मिट्टी लाते थे? तो आंबा तालाब से। और लेखक की मां क्या रोने लगी? तो घर बेचने के निर्णय के कारण। तो इसके विकल्प हैं। हम इसका थोड़ा स्वाध्याय लेते हैं। आप अपने नोटबुक में वह स्वाध्याय सुंदर अक्षरों से सही उत्तर में लिखें। तो देखिए इसका स्वाध्याय है, देखिए एक वाक्य के प्रश्नोत्तर, एक वाक्य में उत्तर लिखें। देखिए पहला प्रश्न है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? देखिए दूसरा प्रश्न है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रखता था? देखिए तीसरा है, मां ने रोते हुए क्या कहा? देखिए दो वाक्य में उत्तर। देखिए लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों आया? लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया? दूसरा है, लेखक को कैसे लगा कि मां का हृदय अभी जीवित है? लेखक को कैसे लगा कि मां का हृदय अभी जीवित है? देखिए ये 4-5 वाक्य में है, 5-6 वाक्य में। घर बेचने से मां को क्या दुख हो रहा था? क्या दुख हो रहा था? और दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गांव का घर बेचने का निर्णय क्या किया? देखो एक वाक्य में उत्तर है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? दूसरा है, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था? तीसरा है, मां ने रोते हुए क्या कहा? ये दो वाक्यों में है कि लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया। यही प्रश्न लंबा भी है,
लेखक को कैसे लगा कि माँ का हृदय अभी जीवित है, घर बेचने से माँ को क्या दुख हो रहा था, और लेखक ने गांव का घर बेचने का निर्णय क्या किया। कभी ये 2 वाक्यों में पूछा जाता है, कभी यह प्रश्न लंबा भी पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर आप अपनी नोट में लिखिए। थैंक यू।